हेलो बच्चों, देव क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 का केमिस्ट्री का सॉल्व पेपर कराने जा रहे हैं, जो है 2020 का सेट नंबर 1 एनजे। आपको ये अग्रवाल के सेट में सबसे पहला सेट 2020 का है, इसलिए फिजिक्स का पहले डल चुका है। केमिस्ट्री पार्ट खंड 2 का खंड खा का है, जो आज हम आपको कराने जा रहे हैं सॉल्व पूरा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और जो अभी पहली बार देख रहे हो चैनल में हो तो उसको सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन कौन सा है। इसमें बहुविकल्पी आते हैं सबसे पहले, ये तो आप सब जानते होंगे पेपर में। तो इसमें सबसे पहला नंबर है बहुविकल्पी। बहुविकल्पी में पहला प्रश्न पूछा गया है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। एथिल अल्कोहल ये अल्कोहल है, तो इसमें सबसे पहले हम आपको रिसर्च करने से पहले ये देखेंगे कि अल्कोहल में लास्ट में कौन सा शब्द आना चाहिए। ऑल आता है, अल्कोहल मतलब ऑल आता है, इसलिए हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि किसमें ऑल लगा हुआ है। तो पहले नंबर में हमारे लगा नहीं है, दूसरे में भी नहीं लगा, और तीसरे में लगा है, चौथे में लगा है। तब इसमें से ये देखना है, तीसरा है एथेनॉल और चौथा है प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे हमें एथिल अल्कोहल, एथ मतलब दो कार्बन वाला एथिल अल्कोहल है, इसलिए उसको क्या पढ़ेंगे, एथेनॉल। क्या कहेंगे, एथेनॉल। इसलिए इसका सही आंसर होगा एथेनॉल। ये जो प्रोपेनॉल है, तो ये 3 कार्बन वाले में अगर OH समूह लगा दिया जाएगा तो प्रोपेनॉल 3 कार्बन वाला होगा। और जो ये मेथेनॉल है आपका, ये एल्डिहाइड समूह का है, अलग है। ये मेथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड का होता है, ये एल्डिहाइड समूह का है। और एथेनॉल भी आपका एल्डिहाइड समूह का है। तो मेथेनॉल का साधारण नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, और एथेनॉल का होता है एस्टेल्डिहाइड। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा एथेनॉल। आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का pH मान क्या है। क्षारीय विलयन का pH मान क्या है। क्षारीय विलयन का pH मान, क्षार सबसे 7 से अधिक होते हैं और अम्ल 7 से कम होते हैं, और जो उदासीन होता है वो 7 होता है। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है, क्षारीय विलयन। इसका मतलब क्षारीय विलयन होता है 7 से अधिक। इसका आंसर होगा यहाँ पे 7 से अधिक, चौथा नंबर सही है। और जो 7 से कम है ये अम्लीय है, और जो 7 है ये है आपका उदासीन विलयन होता है। अगला ग नंबर है। ग नंबर में पूछा गया है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। यानी कि इनमें से जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वह है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। मतलब वाइट फोटो जो होती है उसको श्याम श्वेत फोटोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर सही होगा। तो ये AgCl विलयन है, ये क्या है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। और PbNO3 आपका लेड नाइट्रेट होता है, FeSO4 आयरन सल्फेट होता है, और CaCO3 आपका चौक का सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए यहाँ पे हमारा सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, इसमें 6वें नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रश्न है। 6वें नंबर में है, 6वें का दिया गया है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। अभी आपके 1 नंबर का बहुविकल्पी चल रहे थे। 6वें के का में पूछा गया है, जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। यानी कि इसमें पूछा गया है कि जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से, सबसे पहले हल करने से पहले तो हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है। कई बार क्या होता है कि बच्चे प्रश्न पूछता कुछ और है, लिख कुछ और देते हैं। इसलिए सबसे पहले आप प्रश्न समझिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। किसका, जिंक धातु का। अब हमें इसका रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन भी करना है। ये बस नहीं कि समीकरण बस लिख दें। 2 नंबर में पूछ रहा है, आपको वर्णन सहित पूरा बताना है। देखेंगे, जिंक के सल्फाइड अयस्क को, यानी भर्जन और निस्तापन की क्रिया इस पे बताई गई है। दोनों पे क्या होती है, भर्जन और निस्तापन की क्रिया होती है। पहली होती है जो भर्जन की, और दूसरी होती है निस्तापन की। इसमें लिखा नहीं है, हम बता रहे हैं। जिंक के सल्फाइड अयस्क, जिंक के सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में, वायु मतलब ऑक्सीजन, जिंक के सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर
ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो जिंक के सल्फाइड है इसके होते हैं जिसमें सल्फर मिला होता है और वो ऑक्सीजन से क्रिया करने पर यानी गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और इसके पश्चात मतलब इसके बाद कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके मतलब जब वो गर्म करते हैं ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद कार्बन से क्रिया करके वह धातु ऑक्साइड या धातु प्राप्त कर लेता है या धातु प्राप्त की जाती है। जैसे कि आपने नीचे अभिक्रिया देखी होगी, अभिक्रिया में है नीचे कि 2ZNS प्लस 3O2 जब रिएक्शन कराएंगे यानी वो जो ऊपर आपको त्रिभुज का चिन्ह दिख रहा है इसका मतलब होता है गर्म करने का चिन्ह। जब किसी भी अभिक्रिया में लिखा हो गर्म करना तो गर्म करने का ये चिन्ह बना सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं गर्म करना। तो यहाँ पे हमने चिन्ह बना दिया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 2ZNO यानी यहाँ पे कह रहा है जिंक सल्फाइड है। तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड को क्या कहा गया है, सॉरी जिंक सल्फाइड है। तो यहाँ पे देखो जिंक सल्फाइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 3O2 को जब रिएक्शन कराई जाएगी तो हमारा प्राप्त होगा ZNO प्लस 2SO2। यानी यहाँ पे सल्फर हमारे कितने हैं 3 और इधर कितने हैं, इधर पे भी इधर 2 हैं और इधर भी हमारे 2 हैं। यानी पूरी ये रिएक्शन हल होती है। इसके बाद कहा गया है कि कार्बन वही अपचायक उपयोग करके कार्बन से क्रिया करता है। तो जब जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करता है तो जिंक एक हमारी क्या प्राप्त होती है, धातु। ये दिया गया है, हमने बताया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है धातु प्राप्त की जाती है। तो हमारी जिंक क्या हो गई, धातु प्राप्त हो गई। और यहाँ पे क्या लिखा है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये हमारी आपकी क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, अगला इसी का ख नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विरंजक चूर्ण बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी दोनों का एक एक विधि पूछ रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की कैसे बनाया जाता है और विरंजक चूर्ण यानी इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, तो इसकी बनाने की एक एक विधि बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी बोलते हैं, कई बार शॉर्ट नेम से दे देता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके नाम से बोलते हैं, POP। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको POP के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ईंधन व कार्बनिक पदार्थों की अनुपस्थिति में सावधानी पूर्वक 150 से 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को ईंधन व कार्बनिक पदार्थों की अनुपस्थिति में, यहाँ पे ईंधन और कार्बनिक पदार्थ किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ सावधानीपूर्वक 150 से 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। अभी हमने आपको चिन्ह बताया था, ये तो लिख सकते हैं, चिन्ह बना सकते हैं। तो इसको जब हम जिप्सम को, ये हमारा इधर सूत्र लिखा हुआ है, ये जिप्सम का, किसका लिखा हुआ है, जिप्सम। ये आपका ये हमारा जिप्सम है। जिप्सम की क्रिया हम जब कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का सूत्र होता है सूत्र होता है इसका CaSO4 × 2H2O। ये सिर्फ हमने हल करने के लिए, आगे मल्टीप्लाई करने के लिए, पूरे वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने आगे 2 लगाया हुआ है। CaSO4 × 2H2O जब गर्म करेंगे तब बनेगा CaSO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे आपका आगे 2 लगा हुआ है। तो ये रिएक्शन में जब आगे 2 लगा होता है तो सारी चीज़ें डबल हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CaSO4 हमारे कितने हैं, 2, इसलिए यहाँ पे CaSO4 का होल ट्वाइस × 2H2O। टोटल हमारे पे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो इधर 1 हो गया, कितने बचे, 3। तो यहाँ आगे लगा दिया गया है प्लस 3H2O। अगला है विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। आशा है कि आपको सभी को ये समझ में आ रहा होगा।
अगर इसमें भी टॉपिक में कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं हमको, हम अगले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यह अगला है बिरंजक चूर्ण बनाने की विधि, इसी में पूछ रहा था। अब बिरंजक चूर्ण कैसे बनाते हैं देखेंगे। बिरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। देखेंगे इसमें इसको बिरंजक चूर्ण का स्वचालित नाम क्या होता है। बिरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 को बिरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसको बुझा चूने पर जब क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो बिरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी जो CaOH का होल टॉइस है हमारा बुझा चूना है, जब इसको क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बिरंजक चूर्ण। अब ये CaOH का होल टॉइस प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन जब कराएंगे तो हमारा बनेगा CaOCl2 प्लस H2, यानी CaOL2 जो है हमारा प्राप्त होता है, ये हमारा क्या है, बिरंजक चूर्ण। किससे रिएक्शन कराएंगे, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर जब ये बनता है तो CaOCl2 प्लस H2। कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है, आपके अभी अगले सेट नंबर में पूछे भी होगा, जब कराएंगे तो बताएंगे। इसमें पूछ लेता है कि क्या होता है जब बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। यानी बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर यानी बिरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बिरंजक चूर्ण। बिरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है गा नंबर, इसमें अभी खा नंबर था, गा नंबर है अगला इसी का। मिशेल अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। अगली साबुन की सफाई की प्रक्रिया पूछ रहा है। अब इसमें हम बताएंगे, ये सब 2-2 नंबर के हैं लेकिन उसको विस्तार से समझाना पड़ता है, तभी आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। देखिए अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है, साबुन की सफाई की प्रक्रिया यानी मिसल। मिसल का मतलब होता है जब हम कपड़े धुलते हैं तो वो फेना टाइप निकलता है, वही मिसल की प्रक्रिया होती है। लेकिन वो कैसे प्राप्त होता है ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, बस सफाई से बस मतलब होता है। तो जानिए आज क्या है इसमें। अधिकांश मैल तैलीय होते हैं, मतलब जो भी हम कपड़े धुलते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, हमेशा चिपचिपे से जैसे उनमें तेल सा लगा हो ऐसा मैल होता है। इसीलिए इसको कहते हैं अधिकांश मैल कैसे होते हैं, तैलीय। और तेल पानी में अघुलनशील होता है। तेल पानी में क्या घुलता है, नहीं घुलता, इसलिए तेल पानी में अघुलनशील होता है। और साबुन की अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। यानी जो ये साबुन के अणु होते हैं उनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, सोडियम के, पोटेशियम लवण मिले होते हैं लंबी श्रृंखला वाले। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, यानी आधा भाग हमारा जब साबुन कपड़ों में लगाते हैं तो क्या होता है, जल में घुल जाता है। और जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है, जो कार्बन की श्रृंखला होती है वो तेल के साथ घुल जाती है, यानी मिल जाती है, जिसके कारण से कपड़ों से मैल छूटना अलग हो जाता है और ये मिसल की प्रक्रिया आपकी होने लगती है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है और जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसल संरचना तैयार करते हैं। यानी फिर जब वो आपस में क्रिया करने लगते हैं, कपड़ों में साबुन लगाते हैं तो जब साबुन घुल जाता है उसमें कपड़ों में तो मैल निकलने लगता है, तो वहाँ पे मिसल का निर्माण होने लगता है। कैसी संरचना बनती है, मिसल की संरचना बनती है जहाँ अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्सन बनता है और कपड़े फिर साफ होने की क्रिया चालू हो जाती है। आपने देखा होगा टेढ़े मेढ़े आकार का बनता है, यह उसी मिसल की क्रिया है। ये मिसल का चित्र हुआ है, जब भी इसमें वर्णन करें तो पूरा चित्र सहित करें। ये है जो ये सोडियम और पोटेशियम आपको बता रहे थे, तो जो ये गोले गोले से कण दिख रहे हैं ये सोडियम और पोटेशियम के हैं। किसके हैं, सोडियम के कण हमने दिखाया। सोडियम हमेशा हमारा क्या होता है, धनायन होता है। ये जो आपके गोले गोले से यहाँ पे दिख रहे हैं ये मिसल के कण हैं। क्या है, मिसल के कण। और जो आगे की अंदर की ओर होता है ये हमारा ये हमारा वो है तेल की बूंद। कपड़े के अंदर जैसे कि छपा होता है तेल, वो तेल की बूंद है। जब हम साबुन लगाएंगे तो ये आपको दिख रहे हैं गोले, तो ये क्या है, तेल के वो मैल के कण बाहर निकलते हैं और फेने के रूप में अलग हो जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें सभी बच्चे, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें।
अगला प्रश्न है 7वें का क नंबर, ये भी आपका भी 2 नंबर का ही है। 7वें के क नंबर में पूछा गया है कि आवर्त सारणी के एक आवर्त में एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तन के कारण सहित व्याख्या कीजिए। यानी आवर्त सारणी में एक आवर्त एवं एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षण की परिवर्तन के कारण सहित व्याख्या करना है। क्या कारण है पूछ रहा है इसमें, किसी तत्व का धात्विक गुण, यानी किसी भी तत्व के जो धात्विक गुण होते हैं, धातु का किसी तत्व का धात्विक गुण उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। यानी उसमें जो धातु का गुण पाया जाता है तो कह रहा इलेक्ट्रॉन त्यागने यानी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। किसी भी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर उसका धात्विक लक्षण क्रमशः घटता जाता है। यानी आवर्त में क्या होता है, किसी भी आवर्त में, एक आवर्त पूछ रहा है, किसी भी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर उसका धात्विक लक्षण यानी जो धातुएं के लक्षण होंगे तो उनके क्रम से क्या होंगे, घटता जाता है। लेकिन वर्ग में, आवर्त और वर्ग दोनों में पूछ रहा, आवर्ग में क्या होता है, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक लक्षण क्रम से घटता जाता है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। जब हम धातुओं को ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, जैसे सोडियम पोटेशियम ऐसे लगातार आएंगे तो क्या होगा, उनका बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। NaCl बनाने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन डॉट यानी बिंदु द्वारा समझाइए। डॉट का मतलब बिंदु होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु द्वारा समझाइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगला इसका है आयनिक यौगिक, यानी आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, जिन यौगिकों को जल में घोलने पर उसके अणु विद्युत आवेशित कणों में वियोजित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, अलग अलग खंडों में टूट जाते हैं, उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी जिन यौगिकों के जल में घुलने पर उसके अणु विद्युत आवेशित कणों में यानी आयनों में टूट जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, उनको आयनिक यौगिक कहते हैं। विद्युत आवेशित कणों को ही क्या कहते हैं, आयन। आयन कितने प्रकार के हैं, आयन भी 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन, उन्हीं को बोलते हैं आयन। अब भाई इसमें पूछ रहा था NaCl का बनना, यानी NaCl को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कैसे दर्शाया जाएगा ये बताएंगे। तो यहाँ पे Na सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। 281 क्यों होता है, सबसे पहले ये जान ले। सोडियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 इसलिए होता है, एक क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक हमारा होता है 11। कितना होता है, 11 परमाणु क्रमांक है हमारा सोडियम का 11। तो इसी अनुसार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 281। ये 281 यानी 8 2 10 1 11 ये। तथा क्लोरीन, अब आगे Cl का पूछ रहा, तथा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। ये 287 कह रहा है, इसका होता है परमाणु क्रमांक 17। सोडियम का होता है 11 और क्लोरीन का होता है Cl का 17। तो यानी 8 2 10 7 17 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सोडियम के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, सोडियम के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं और क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जिससे कि सोडियम अपनी बाहरी कक्ष से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। इसी में इलेक्ट्रॉनिक बिंदु दर्शाना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम देता है अपना इलेक्ट्रॉन, किसको, क्लोरीन को। सोडियम क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। देखेंगे अब आगे कैसे।
और ये दोनों स्थायी विन्यास हो जाते हैं जब एक दूसरे को दे देते हैं। जैसे रिएक्शन कराते हैं N+Cl तो बनता है NaCl। उसी प्रकार से सोडियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं जब आपस में, तो Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। तो सोडियम का भी हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर बताया है कि 281 होता है। कितना होता है? 281। तो यहाँ पे अभी आपको दर्शाया गया है 281। तो इसमें से हम KLMN 4 कक्षक होते हैं, इसलिए सोडियम को 4 कक्षों के अंतर्गत बंद किया गया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 कक्ष बनाए गए हैं। तो इसमें से 4 कक्षों में से देखिए 2 मतलब सबसे अंदर वाले गोले में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और उसके बाहरी वाले कक्ष में, यानी सबसे अंदर कक्ष यहाँ खाली रहेगा, तो सबसे दूसरे नंबर में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरे नंबर में भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहरी वाले गोले में भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इसके बाद तीर का निशान लगाने के बाद आगे देखेंगे यहाँ पे क्लोरीन का हमने बताया है कि 287 होता है। 287 यानी सबसे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे में 7 इलेक्ट्रॉन। ये जो गोले भरे हुए हैं इन्हीं को आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डॉट यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु के द्वारा दर्शाए गए हैं। और बाकी आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बिंदु विस्तार से समझना है कैसे क्या करने हैं, तो हमारा अगला वीडियो पड़ा हुआ है सिर्फ इलेक्ट्रॉन बिंदु समझाने की क्रिया, तो आप उसको ढूंढ करके देख सकते हैं। तो आगे जब ये सोडियम अलग होगा तो इसने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लोरीन में सबसे अंदर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, जो कि किसने दिया है? ये सोडियम ने इसको त्याग कर दिया, यानी सोडियम ने इसको क्लोरीन को दिया है। 287 हो रहा था कि बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन खाली था, इसलिए इसने सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 288 हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा है। 8वां नंबर आपका पूछा गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसमें एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों को 3 रासायनिक समीकरणों में उपयोग भी लिखिए। यानी 3 रासायनिक गुण और उसके समीकरण पूछा गया है और एक उपयोग पूछा गया है। तो इसमें से पहले हेडिंग डालेंगे एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण। इसमें पहला नंबर है सोडियम से क्रिया कराएंगे। एसिटिक अम्ल सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथेनोएट तथा हाइड्रोजन बनाता है। जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम से क्रिया कराएंगे तो सोडियम एथेनोएट या इसी को बोलते हैं सोडियम एसीटेट। आपने देखा इसमें क्रिया में कराया गया है। यह है एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH हमारा एसिटिक अम्ल है। फिर ये Na सोडियम से क्रिया करके क्या बनाएगा? ये सोडियम एथेनोएट या इसी को आप कह सकते हैं सोडियम एसीटेट प्लस H2। अब क्रिया कराया है, देखिए 2CH3COOH प्लस 2Na। आफ्टर रिएक्शन 2CH3COO और यहाँ का Na ले लेंगे और फिर क्या बचा? हमारा H2 बस बना है, तो ये हमने आगे रख दिया। ये ऊपर का तीर का निशान जो ऐसे बनता है, इसमें से जब लास्ट में कोई भी गैस निकल रही हो, O2, CO2, Cl2, H2, कोई भी अदरवाइज, तो यहाँ पे आप ऐसे ये वाला ऊपर के तीर के निशान का चिन्ह बना सकते हैं। अगला है, आप 3 रासायनिक गुण पूछ रहे थे। पहला हो गया हमारा अगला है हमारा सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया जब कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? सोडियम एथेनोएट लवण बनेगा। अभी हमने आपको ऊपर वाली रिएक्शन में बताया कि सोडियम एथेनोएट को ही बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ये नीचे हमने आपको नाम भी लिख दिया हुआ है। जब ये CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल कार्बोनेट से अब क्रिया करेगा, यानी सोडियम कार्बोनेट से, तो सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। तो देखिए 2CH3COOH प्लस Na2CO3 आफ्टर रिएक्शन बनेगा 2CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। अगर इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो हमारा बन जाएगा, तो भी सोडियम एसीटेट
लेकिन जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। जब हम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो हमारा सोडियम एसीटेट और जल बनेगा, और जब हम कार्बोनेट से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सोडियम एसीटेट बनेगा। अगली अभिक्रिया थी अपचयन। अगर आपको ये थोड़ा सा हार्ड है ना, समझ में आ रही हो, तो हमने इसीलिए 3 की जगह 4 कर दी गई थी। लिथियम एल्युमिनियम द्वारा अपचयित होकर के एथेनॉल बनाता है। यानी लिथियम एल्युमिनियम जो है, ये हमको उपस्थिति यहाँ पे दर्शाना है। क्या करना है, तीर के निशान के ऊपर उपस्थिति दर्शाना है। तो जब एसीटेट रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा। आगे हमने इसमें रिएक्शन एक और कराई है, 4 दे दी गई हैं। इसमें 3 रासायनिक गुण पूछा था, इसीलिए हमने 4 लिख दिया है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ये है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अभी सोडियम कार्बोनेट के साथ बताया था, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट तथा जल और CO2 गैस बनता है। CH3COOH प्लस NaHCO3 आफ्टर रिएक्शन सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 रिएक्शन करने पर बनेगा। अब इसके उपयोग, एक उपयोग पूछ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया गया है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किस में होता है इसका उपयोग, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा है कृत्रिम सिरका बनाने में। तीसरा है रबर के स्कंदन में। ये 3 इसके उपयोग हैं। और इसी के अथवे में एक क्वेश्चन पूछा गया है, या आप ये कर सकते हैं, या अथवे में निम्नलिखित टिप्पणी पूछा करता है तो आप टिप्पणियाँ कर सकते हैं। हमने अभी तो आपको सॉल्व पेपर करा रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन बताएंगे। टिप्पणी में पहला नंबर का नंबर पूछा गया था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जब कोई तत्व अथवा यौगिक वायु से अभिक्रिया करके, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी दहन कराएंगे, जब मीथेन को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ऊष्मा जरूर लिखें। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा जरूर निकलती है। खा नंबर में पूछा गया है समजातीय श्रेणी। समजातीय को कई बार कंफ्यूज मत हो, इसको सजातीय श्रेणी को ही समजातीय बोला गया है। ठीक है, समजातीय श्रेणी समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को, मतलब एक जैसे बढ़ते हुए क्रम वाले यौगिक को ही सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को जब उनके बढ़ते हुए या घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है तो प्राप्त श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। कितना, यानी CH2 का 1 कार्बन बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन 2 बढ़ते जाएंगे, यानी तो कितना हुआ, CH2 का अंतर होता है। जैसे कि संतृप्त यौगिक में सजातीय श्रेणी का निम्न प्रकार होगा। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका एल्केन का भी सूत्र होता है। ये एल्केन श्रेणी सदस्य के अंतर्गत रखा गया है, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। ये आपके मेथेन, एथेन, प्रोपेन लाइन से लिए गए हैं, या तो फिर इसमें किसी कोई और समूह भी जोड़ा जा सकता है। समूह जोड़ देंगे, अल्कोहल जोड़ देंगे, CH3OH, C2H5OH, C3H8OH, S7OH। तो लगातार इस तरह क्रम जो चलता जाता है उसको क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी। अगला पूछा गया था एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नाम पद्धति। यानी एल्डिहाइड में कौन सा समूह लगेगा। एल्डिहाइड का CHO समूह होता है, इसका नाम जैसे रखेंगे, IUPAC नाम बनाएंगे तो CH3CHO, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एथेनॉल। क्या होगा यहाँ पे, एथेनॉल नाम होगा। दूसरा है कीटोन समूह, कीटोन होता है इसका समूह CO, अगर इसका बनाएंगे तो CH3COCH3, तो इसका IUPAC नाम होगा प्रोपेनॉन, क्योंकि 1 2 3 कार्बन है इसमें। कितने कार्बन है, 3 कार्बन दिए गए हैं, तो 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन। तो कीटोन समूह में लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ओन जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का होता है COOH। COOH में इसमें अगर जोड़ देंगे CH3COOH तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक समूह में लास्ट में हम ओइक समूह लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेनोइक, क्योंकि 2 कार्बन दिए गए हैं। कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, तो लास्ट में हमारा हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगला वीडियो आप कल देखें।